Hello everyone. So let's begin with our second thinker of 10-minute thinker series who is Louis Dumont. So Louis Dumont एक ऐसे थिंकर है जिनको आप कास्ट की स्टडीज में बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको आपने यहाँ पे प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट के साथ बहुत रिलेट किया है एंड साथ ही साथ इन्होंने एक जहाँ पे कंपैरिजन इंडिया और वेस्टर्न सोसाइटी का भी किया है. सो लेट्स बिगिन विद हिज कंसेप्ट कि क्या इन्होंने समझाया है अपनी खुद की थियोरीज में. So yes, we are going to look at the most important concepts by him and also the approaches that he used entirely in his lifetime. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड. Yes. So when we talk about Louis Dumont, तो नेम जो है वो रिंग करता है बेल दैट ही इज नॉट इंडियन. एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है. ठीक है, फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं. दैट मीन्स कि इंडिया को के कल्चर को इन्होंने स्टडी जो किया. जो इंडोलॉजी क्या होता है, इट इज अ कल्चरल स्टडीज इन इंडिया. ठीक है, बिकॉज बहुत डाइवर्सिटी है तो आप यहाँ पे हर कल्चर को स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज द रीजन कि एक इंडोलॉजिस्ट यहाँ पे क्लेम किए जाते हैं. इनकी किताब सिर्फ होमो हेरारिकस ही नहीं है बट साथ साथ होमो एक्लेस भी है. तो ये किताब ऐसा क्या बता रही है जो कि हेरारिकस से डिफरेंट है, आगे जाके आपको भी पता लगेगा. इन्होंने इंडिया के अंदर हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म के बारे में किनशिप रिश्तेदारी हायरार्की जो यहाँ पे कास्ट सिस्टम में चलती है, ठीक है, जाति प्रणाली में जो पदानुक्रम चलता है उनको स्टडी किया है. और साथ साथ इन्होंने एक मेथडोलॉजी को डेवलप किया है जो कि कहलाती है इंडोलॉजी सोशियोलॉजी, जो कि कंबाइन होकर के निकल के आती है कि सोसाइटी को समझने के लिए यू हैव टू अप्लाई इंडोलॉजी. ठीक है, जिससे कि आप समाज के इंडिया के अंदर कल्चर को समझ सके. इनका बैकग्राउंड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जो तभी इंक्लूडेड है यहाँ पे कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो मार्शल मॉस के अंदर हुई है. इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द बेल द गिफ्ट, जो किताब यहाँ पर दी गई है बाय मार्शल मॉस. ठीक है, एंड देन ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवी स्ट्रॉ, डोमेजिल एंड द रेनो. तो इनके थ्रू यहाँ पर इनका प्रभाव जो है देखने के लिए मिलता है. बट व्हाट हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर टू के समय पे यहाँ पर इनको एक जेल का सामना करना पड़ा और जेल में रहते हुए इन्होंने यहाँ पे जर्मन भाषा जो है वो सीखी. एंड देन लेटर ऑन ही रिटर्न टू इंडिया ताकि वो यहाँ का फोकलोर और इंडिया की सोसाइटी को स्टडी कर सके कि यहाँ पे पुराने जमाने में पुरानी कथाएं कैसे काम करती थी, क्लासिकल टेक्स्ट इंडिया के क्या थे. तो इनका जो फील्ड वर्क है वो मेजरली हमको एक जगह पे स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है कि मेजरली साउथ इंडिया पे बहुत फोकस इन्होंने किया. ठीक है, जो कि तमिलनाडु के अंदर परमलाई कल्लार के नाम से एक जगह है, वहां पर फोकस किया गया विच वॉज फॉर 1 ईयर. एंड देन गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, देन वहां पे इन्होंने कास्ट सिस्टम की भी स्टडी करी. तो इनके आइडिया ये थे कि साउथ इंडिया में आपको स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर आपको एक बहुत ही क्रूशियल वैदिक हिंदुइज्म इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि वेदों का ज्ञान मिलता है हिंदुइज्म पे, हिंदू धर्म पे, जो कि बहुत जरूरी है सोसाइटी को समझने के लिए. ठीक है, तो पोस्ट वैदिक हिंदुइज्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक साउथ इंडियन सोसाइटी में मिल सकता था. क्या है इनकी मेथोडोलॉजी, आइडियोलॉजी और स्ट्रक्चर पे इन्होंने फोकस करा कि विचारधारा और संरचना आपस में किस प्रकार से डायलेक्टिकल तरह से प्ले कर रही है. प्लस इन्होंने इंडिया और वेस्ट की सोसाइटी को कंपेयर किया है जो कि इनकी होमो एक्लिस किताब के अंदर आती है. प्लस इन्होंने यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा एक इंडोलॉजिकल और साथ में सोशियोलॉजिकल यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड को भी डेवलप किया है. प्लस इन्होंने यहाँ पर कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच यानी कि संज्ञानात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लगाया है, जो एक इंसान के दिमाग के अंदर उसने मेंटल स्ट्रक्चर्स को बनाया हुआ है और कैसे वो अपनी वैल्यूज को लगाता है, इनके ऊपर इन्होंने स्टडी करी है. और इसीलिए यहाँ पर जो इनका अगला पॉइंट आता है वो ये है कि इन्होंने इंडिया को हमेशा एक होलिस्टिक सोसाइटी की तरह भी देखा है. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अभी आगे जाके कवर करेंगे. तो व्हाट इज आइडियोलॉजी, होलिज्म एंड हायरार्की जो इन्होंने स्टडी करा, तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो आपका जो जाति प्रणाली है, ठीक है, कास्ट है, वो हमारी आइडियोलॉजी के अंदर रूटेड है, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो हमको हमारी विचारधारा में देखने के लिए मिलती हैं. और किस तरह की विचारधारा की हम लोग बात करते हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, यानी कि कोई चीज प्रदूषित है या यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्वच्छ है या फिर बहुत ही सेक्रेड है, पवित्र है, ये एक्चुअल में कोर बाइनरी ओपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, जहाँ पे इंडिया में हम लोग देख के चलते हैं कि होलिज्म है, यानी कि हम लोग हर चीज पे फोकस कर रहे हैं, और वेस्ट जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म के ऊपर यहाँ पर काम करता है.
ये भी एक आइडियोलॉजी ही है, तो ओवरऑल हम लोग आइडियोलॉजी देख रहे हैं। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की जो है वो यहाँ पर हर तरह के रिलेशन को अपने अंदर लेके चल रही है, यानी कि इफ दिस इज हायरार्की, तो इस हायरार्की में प्योरिटी भी एग्जिस्ट करेगी और पोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगी, जो कि यहाँ पे इंडिया के स्ट्रक्चर को होलिस्टिक बनाता है, क्योंकि हर एक चीज को हम अपनी संरचना में डाल करके चल रहे हैं। और कास्ट जो है उनको इन्होंने यहाँ पर किस तरह से देखा कि हम लोगों के इंडियन विलेजेस में जाति प्रणाली को हम लोग यूनिफाइड वैल्यू सिस्टम की तरह मानते हैं, यानी कि एकीकृत मूल्य प्रणाली की तरह मानते हैं, जो सोशल ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस करके रखता है, शेप करके रखता है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को आकार देने का काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है होमो हायरार्कस के की आइडियाज। तो लेट्स फोकस ऑन दिस की दोनों किताबों में फर्क क्या है। ठीक है, सो हायरार्की जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना, जो प्योरिटी इम्प्योरिटी दोनों को अपने अंदर लेके चल रहा है, वो ये है कि कास्ट का जो सेंट्रल प्रिंसिपल था अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, केंद्रीय सिद्धांत वो थे हायरार्की, यानी कि पदानुक्रम के अंदर आपकी जातियां लगी हैं, और वो किस बेसिस पे लगी हुई है, रिचुअल प्योरिटी के हिसाब से, यानी कि जितनी ज्यादा रिचुअल प्योरिटी हाई होगी उतनी ही कास्ट का स्टेटस हाई होगा। यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जो है, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं था, बट रिचुअल प्योरिटी का यहाँ पर इन्फ्लुएंस था कि कितना ज्यादा रीति रिवाज यहाँ पे शुद्ध माने जाते हैं, और उसी के बेसिस पे आपकी जो बाकी की पावर्स थी वो यहाँ पर डिसाइड हो रही थी। इनके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम एक होलिस्टिक आइडियोलॉजी रखता था, जो सारे के सारे वर्णा सिस्टम को लेकर के चल रहा था, और कास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही यूनिवर्सल है, यानी कि सिर्फ भारत में देखी जाती है, जिसकी वजह से कल्चरल यूनिटी या सांस्कृतिक एकता हमको देखने के लिए मिलती है कि डिफरेंट संस्कृतियां आपस में को एग्जिस्ट यहाँ पर कर रही है। नेक्स्ट आता है कास्ट वर्ण एंड रिलीजन। इन्होंने यहाँ पर क्या माना है, जो हायरार्की है, पदानुक्रम है, जो कास्ट का प्रिंसिपल है, सेंट्रल प्रिंसिपल है, वो वर्णा सिस्टम से निकल करके आया है, और प्रायोरिटी यहाँ पर डिटरमाइन करती है, शुद्धता भी डिटरमाइन करती है, पहचानती है कि कौन सी जो ड्यूटीज हैं, स्टेटस हैं, वो सबसे ऊपर माने जाते हैं। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण सबसे ऊपर बैठा है वर्णा में, तो उसके स्टेटस, उसकी ड्यूटी, उसके दायित्व जो है बहुत ही शुद्ध माने जाएंगे, क्योंकि वो सबसे ऊपर बैठा है और उसके आधार पे भी वो ऊपर है, क्योंकि प्योरिटी जो है उसने ही उसको ऊपर पहुंचाया है। तो इंडिया में अगर हमें कास्ट आइडियोलॉजी समझनी है, तो जो हमारे पुराने वैदिक टेक्स्ट है या क्लासिकल टेक्स्ट है, या फिर जो एथनोग्राफिक यहाँ पे नरवंश विज्ञान का जो अध्ययन है कि सोसाइटी में फील्ड में जाके स्टडी करो, उसके बेसिस पे हम कास्ट की आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं। इंडिया में इन्होंने हर एक पर्टिकुलर चीज जो है वो यहाँ पे हायरार्की के साथ बांध दिए हैं, कि चाहे वो शादी का रूल हो, रिनाउंसिएशन हो कि आप दुनिया को त्यागना चाहते हो, चाहे वो किनशिप हो, ठीक है, यानी कि रिश्तेदारी हो, हर एक चीज जो है पदानुक्रम के साथ ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंडिया वर्सेस वेस्ट का कंपैरिजन, जो कि है होमो एक्लिस में। तो होमो एक्लिस किताब जो है वो क्या बात कर रही है, बाइनरी ऑपोजिशंस बन रहे हैं। इंडिया जो है उसको हम लोगों ने हायरार्किकल, पदानुक्रमित, होलिस्टिक, पूर्ण सोसाइटी और स्टेटस ओरिएंटेड, यानी कि बिल्कुल स्थिति के आधार पर काम करने वाली सोसाइटी की तरह देखा है। ठीक है, यानी कि स्टेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया। पर अगर हम लोग वेस्ट की बात करते हैं, तो व्यक्तिवाद बहुत ज्यादा है, यानी कि इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा है। इक्वालिटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, अनलाइक इंडिया जहाँ पे स्टेटस जो है उसके बेसिस पे लोग बटे हुए हैं। और यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, जो इकोनॉमिक पावर मेजरली है, या फिर आप डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स की बात करें सी राइट मिल्स के अकॉर्डिंग, तो वो ही यहाँ पे एक बाहर की या पश्चिमी समाज को दर्शाती है। और ये कॉन्ट्रास्ट हमको ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की टेंशन हमें इंडिया में कितनी देखने के लिए मिलती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वेस्टर्न सोसाइटी की वैल्यू जो है वो इंडिया में घुसती जा रही है। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे क्या कर रही है, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं या जो पश्चिमी प्रभाव है, वो हमारे इंडियन कॉग्निटिव ऑर्डर को, जो हम लोगों ने संज्ञानात्मक रूप से लॉजिक के बेसिस पे कुछ ना कुछ सोच के बनाया था क्लासिकल टेक्स्ट पे, उसको चैलेंज करती जा रही है, एंड दैट इज हाउ इनकी कॉग्निटिव अप्रोच भी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इनकी राइटिंग्स है कुछ ना कुछ, आपको बाकी ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप वहां से इनकी राइटिंग्स को उठा सकते हैं, जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इतनी देर में। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है, तो अब क्रिटिसाइज करने के लिए ये बोला जाता है कि डुमोंट ने कुछ ज्यादा ही इंडिया और वेस्ट के बाइनरी को, द्वंद्व को यहाँ पे बहुत इजी बना दिया। इतना इजी था नहीं। पावर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो है कास्ट में उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट, तो एम श्रीनिवास ने भी बात करी है, जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल बना के रखती है। एंड देन साथ ही साथ इनको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने क्लासिकल टेक्स्ट या वेदा के ऊपर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लिया, एथनोग्राफी को
बोला तो है पर वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है, बहुत अच्छे तरीके से करी नहीं गई है। और साथ ही साथ कि कास्ट जो है वो यूनिक टू इंडिया है। इसकी वजह से यहाँ पर एक रिजेक्शन आया कि कहीं न कहीं समवेयर शायद कोई ऐसी सोसाइटी एग्ज़िस्ट करती होगी, जो कास्ट सिस्टम की तरह ही चलती होगी। तो इस क्लेम को बहुत क्रिटिसिज़्म इनके मिलता है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ यहाँ पे लुई डुमोंट। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड रेस्ट हम लोग अगली क्लास के अंदर अपना एससी दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे की जो सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।